अनुरतन स्टोरी पेश करता है वन लाइफ। इसमें बताया गया है कि कैसे एक आदमी द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत से पहले यहूदी बच्चों की भागने में उनकी मदद करता है। फिल्म शुरू होती है 1938 में, जब हिटलर ने ऑस्ट्रिया पर राज करना शुरू किया और चेकोस्लोवाकिया के एक हिस्से पर भी राज करने की मांग की, तो ब्रिटेन, फ्रांस और इटली के नेताओं ने लड़ाई से बचने के लिए उसकी बात मान ली। फिर अगले दिन हिटलर की सेना ने चेकोस्लोवाकिया में घुसपैठ कर दी, जिससे बहुत सारे लोग, जिनमें बच्चों वाले परिवार भी थे, वे प्राग शहर की तरफ भागने लगे। अब 1988 में निकोलस विंटन और उनकी पत्नी ग्रेटे एक आरामदायक जगह पर शांति से जीवन बिता रहे हैं। ग्रेटे को निकोलस के काम की वजह से घर में हुई गड़बड़ी पसंद नहीं आई और जब वह अपने दफ्तर की सफाई कर रही थी तो उन्होंने निकोलस से कहा कि वह अपने पुराने ब्रीफकेस के लिए दूसरी जगह ढूंढ ले। फिर ग्रेटे शहर से बाहर चली गईं और निकोलस घर वापस आकर पुरानी यादों में खो जाता है, जहां 1938 में निकी नाम का एक युवक लंदन में शेयर बाजार में काम करता है और वह अपनी मां के साथ रहता है। उसका एक दोस्त मार्टिन है जो प्राग में लोगों की मदद कर रहा है। मार्टिन निकी को वहां न आने के लिए कहता है, लेकिन निकी मदद करने के लिए जाना चाहता है, जिससे निकी की मां उसकी सुरक्षा के लिए चिंतित हो जाती है। तो निकी उन्हें बताता है कि वह संभल कर रहेगा और उसे प्राग जाना जरूरी लगता है। फिर निकी प्राग पहुंचता है और वहां के एक समूह से मिलता है जो शरणार्थियों की मदद कर रहा है। उनके दो सहयोगी डोरीन और ट्रेवर निकी को बताते हैं कि कैसे लोग नाजी शासन से बचकर प्राग आए हैं। फिर डोरीन निकी को एक जगह ले जाती है जहां बहुत सारे शरणार्थी रह रहे हैं और वहां निकी एक महिला से मिलता है जो शरणार्थियों की मदद करती है। निकी वहां के हालात देखकर बहुत दुखी होता है, खासकर उन बच्चों को देखकर जो सर्दी से बचने के लिए तैयार नहीं हैं। अब निकी को पता चलता है कि एक ब्रिटिश संस्था जो बच्चों को बचा रही है, वह सिर्फ जर्मनी और ऑस्ट्रिया के बच्चों की ही मदद कर रही है, चेकोस्लोवाकिया के नहीं। फिर निकी एक धार्मिक नेता से मिलता है जो डरते हैं कि निकी की योजना से दुश्मन को फायदा हो सकता है, लेकिन निकी कहता है कि यह सिर्फ कुछ समय के लिए है, जिससे धार्मिक नेता को निकी के इरादे पर शक होता है। लेकिन निकी बताता है कि उनका परिवार पहले यहूदी था, लेकिन इंग्लैंड आकर उन्होंने अपना धर्म छिपा लिया और उन्हें ईसाई की तरह पाला गया। फिर निकी एक भावनात्मक निवेदन करता है जिससे धार्मिक नेता मदद करने के लिए मान जाते हैं। फिर निकी अपनी माँ को फोन करके मदद के लिए कहता है, तो उसकी माँ बाबी जानकारी जुटाने के लिए ब्रिटिश आव्रजन कार्यालय में जाती है और वहाँ के प्रमुख से बात करने की कोशिश करती है, जो उनसे मिलने से मना कर देते हैं। इस बीच निकी शरणार्थी शिविरों का दौरा करता है और वहाँ के बच्चों की जानकारी इकट्ठा करता है। निकी एक छोटी लड़की और उसकी छोटी बहन को खोजने के लिए उतावला होता है। वह उनसे पहले मिल चुका था। फिर वह उन्हें ढूंढ लेता है और पता चलता है कि छोटी बहन अनाथ है और बड़ी बहन उसकी देखभाल कर रही है। अब 1988 में निकोलस की बेटी उन्हें फोन करती है और कहती है कि अगर वह अपने ब्रीफकेस के बारे में बात करना चाहते हैं तो वह उनकी मदद कर सकती है। फिर निकोलस अपने कागजात एक शेड से निकालते हैं और उन्हें जला देते हैं। 1938 में निकी और ट्रेवर ने यहूदी परिवारों और उनके बच्चों के बारे में जानकारी जमा करना शुरू कर दिया। फिर निकी को काम वाली जगह से वापस बुला लिया गया और उसकी माँ ने फोन करके बताया कि इंग्लैंड में हर बच्चे के लिए जो शरण मांग रहा है उसके लिए एक आवेदन, पैसे देने वाला एक प्रायोजक, 50 पाउंड, एक स्वास्थ्य प्रमाण पत्र और एक देखभाल करने वाला चाहिए। फिर निकी ने सुझाव दिया कि वे इंग्लैंड में मीडिया को इकट्ठा करें ताकि उन्हें लोगों का समर्थन मिल सके। फिर ट्रेवर ने उसे अपना ब्रीफकेस दिया और निकी वापस यूके में आ जाता है और अपनी माँ के साथ मिलकर प्राग के संकट, उनकी योजनाओं और उनकी मदद के लिए आग्रह करते हुए अखबारों के लिए एक खत लिखा। अब निकी और उसकी माँ बाबी एक अधिकारी से मिलते हैं और उनसे जल्दी मदद करने के लिए कहते हैं, क्योंकि वे जल्दी में हैं और 20 बच्चों को 2 हफ्ते में लिवरपूल ले जाना चाहते हैं। फिर बाबी अधिकारी को उनकी बात समझाने में कामयाब होती है और वे मदद करने के लिए राजी हो जाते हैं। फिर वे एक और व्यक्ति अपने दोस्त मार्टिन के साथ मिलकर जरूरी चीजें तैयार करते हैं। इस बीच ट्रेवर निकी को बताता है कि प्राग में हालात खराब हो रहे हैं क्योंकि कुछ शरणार्थी गायब हो रहे हैं। फिर ट्रेवर 20 बच्चों को इंग्लैंड ले जाते हैं और वहां उन्हें उनके नए परिवारों के पास छोड़ देते हैं। 1988 में निकोलस अपने ब्रीफकेस में रखी
एक स्क्रैप बुक को देखते हैं जिसमें उनके पुराने काम की तस्वीरें और लिखावट होती है। फिर वह एक अखबार के संपादक से मिलते हैं और उनसे नए शरणार्थी संकट पर एक लेख लिखने के लिए कहते हैं। संपादक इसमें थोड़ी दिलचस्पी दिखाता है। फिर निकोलस अपने दोस्त मार्टिन के साथ खाना खाते हैं और अपनी पुरानी यादों को ताजा करते हैं। मार्टिन निकोलस को सलाह देते हैं कि वह अब आराम करे और अपने बाकी जीवन का मजा लें और अपनी स्क्रैप बुक को किसी संग्रहालय को दान कर दें। मार्टिन निकोलस को यह भी कहते हैं कि वह अपने किए गए काम पर गर्व करे। फिर निकोलस बताते हैं कि वह उन बच्चों के बारे में सोच रहे हैं जिन्हें उन्होंने बचाया था। 1938 में डोरिन ने निकी को फोन किया और बताया कि हिटलर की सेना ने प्राग पर हमला कर दिया है। फिर डोरिन और ट्रेवर एक जगह पर गए जहां शरणार्थी रह रहे थे और उन्हें पता चला कि 2 बच्चे वहां नहीं थे। फिर निकी ने अधिकारी लीडबेटर से मिलने की कोशिश की ताकि और वीजा मिल सके, लेकिन वह छुट्टी पर थे और कोई और अधिकारी मदद नहीं करना चाहता था। फिर ट्रेवर ने कुछ कागजात बनाए ताकि बच्चों को सुरक्षित बाहर निकाला जा सके। जब वे ट्रेन से जा रहे थे तो ट्रेवर को नाजी अधिकारियों ने रोका, लेकिन वे हर हालत में इंग्लैंड पहुंचने में सफल हो जाते हैं। इधर निकी एक बार फिर लीडबेटर से मिलता है और उनसे मदद मांगता है क्योंकि बहुत सारे बच्चों को अभी भी मदद की जरूरत है, जिससे लीडबेटर मदद करने के लिए तैयार हो जाते हैं। इंग्लैंड में निकी और उनकी माँ बाबी को पता चलता है कि जर्मनी ने पोलैंड पर हमला कर दिया है और युद्ध शुरू हो गया है, जिससे प्राग में उनकी टीम अपने काम के सबूत मिटाने लगती है और ऑफिस छोड़ देती है। हना बहुत सारे बच्चों को आखिरी ट्रेन में ले जाती है, लेकिन ट्रेवर वहीं पर रुक जाते हैं। 1988 में जब ग्रेटे घर लौटती हैं और निकोलस की सफाई की तारीफ करती हैं, फिर निकोलस एक फ्रांसीसी इतिहासकार से मिलने का फैसला करते हैं जिन्होंने उनसे संपर्क किया था। फिर वह एलिजाबेथ मैक्सवेल से मिलने जाते हैं और उन्हें अपनी स्क्रैप बुक दिखाते हैं और बताते हैं कि उन्होंने 669 बच्चों को बचाया था, जिससे उनकी बेटी उनके काम से प्रभावित होती है। लेकिन निकोलस बताते हैं कि स्क्रैप बुक के आखिरी पन्ने खाली हैं क्योंकि आखिरी ट्रेन इंग्लैंड नहीं पहुंची थी। नाजी सैनिकों ने बच्चों को ट्रेन से उतार दिया था, जिससे बेटी का मानना है कि वे बच्चे बाद में शायद मर गए होंगे। लेकिन निकोलस खुद को खुश रखने के लिए अच्छे परिणामों की कल्पना करते हैं। फिर उसकी बेटी अपने पति को स्क्रैप बुक दिखाना चाहती है। 1988 में निकोलस और ग्रेटे क्रिसमस पर अपनी बेटी और दामाद के साथ समय बिताते हैं। फिर निकोलस को एक अखबार से खत मिलता है जो उनके बच्चों को बचाने के काम पर लेख लिखना चाहता है और एक टीवी शो के साथ काम करना चाहता है, जिससे निकोलस टीवी शो के स्टूडियो जाते हैं और वहां बैठते हैं। फिर शो की मेजबान उनकी कहानी बताती है और फिर निकोलस को सरप्राइज करती है कि वेरा जिसे उन्होंने बचाया था वही है। फिर वे दोनों मिलते हैं, जिससे निकोलस भावुक हो जाते हैं। बाद में वेरा निकोलस को अपनी जिंदगी के बारे में बताती है। जब निकी अर्थात निकोलस घर लौटते हैं, वह बहुत भावुक हो जाते हैं, तो ग्रेटे उन्हें सांत्वना देती है। फिर एक हफ्ते बाद ग्रेटे को एक टीवी शो के निर्माता का कॉल आता है जो बताते हैं कि निकोलस द्वारा बचाए गए 2 और लोग उनसे मिलना चाहते हैं, जिससे निकी और ग्रेटे शो में वापस जाने के लिए राजी हो जाते हैं। और शो के दौरान शो की मेजबान एस्थर निकी को यह बताकर चौंका देती है कि सारे दर्शक वही बच्चे हैं जिन्हें निकी ने बचाया था। फिर सभी दर्शक निकी की तारीफ करते हैं। अब थोड़े समय के बाद निकी और ग्रेटे वेरा और उसके बड़े परिवार के लिए एक पार्टी रखते हैं। टीवी शो के प्रसारण के बाद और भी बच्चों ने निकी से संपर्क किया और वे उनके साथ जुड़े रहे जब तक कि वे 106 साल की उम्र में नहीं गुजर गए। फिर निकोलस ने अपनी स्क्रैप बुक को इजराइल के होलोकॉस्ट संग्रहालय में दान कर दी और उन्हें क्वीन एलिजाबेथ द्वितीय ने सम्मानित किया।